हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब सारी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8, जो कि क्या है, कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ये चैप्टर थोड़ा लंबा चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। एक बार आप समझ जाओ तो बहुत आसान हो जाता है, और उसके बाद आपको कार्बनिक रसायन जब एक बार अच्छे से आ जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रुचि देने वाला सब्जेक्ट आपको लगेगा। बहुत मज़ा आएगा आपको इसके प्रश्न सॉल्व करके। ये चैप्टर टोटल CBSE में आता है कुल 11 मार्क्स का। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर की बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और काफ़ी तरह क्वेश्चंस जो होते हैं वो आसानी से आपको सॉल्व कर सकते हो आप, और बहुत प्रिडिक्टेबल होते हैं। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं, क्या, कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत और तकनीकें। सबसे पहले हम इस चैप्टर के उद्देश्य की ओर बढ़ेंगे। हम यहाँ बात करने वाले कार्बन की चतुर्संयोजकता तथा कार्बनिक अणुओं की आकृति के बारे में। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कार्बनिक अणुओं की संरचना के विभिन्न प्रकार और कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, नामकरण की आयुपैक पद्धति के बारे में भी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें किसकी, श्रृंखलन की। कार्बन का एक अद्वितीय गुण होता है, एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसे हम श्रृंखलन कहते हैं। श्रृंखलन यानी कि कैटिनेशन। इस कारण से ये अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ मिलकर सहसंयोजक आबंध बना सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। यह अन्य तत्वों जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस तथा हैलोजेंस के परमाणुओं के साथ भी काफ़ी सहसंयोजक जो आबंध है वो बना सकता है। और इस चैप्टर में हम उसी के आधारभूत सिद्धांतों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसे क्या कहते हैं, जब हम अन्य यौगिकों की कार्बन के साथ अध्ययन रसायन शास्त्र के बारे में पढ़ते हैं, तो वो कौन सी शाखा में आता है, वो आपका कार्बनिक रसायन में आता है। अब हम सामान्य प्रस्तावना की बात करेंगे, उससे पहले हम और उद्देश्यों की बात करते हैं यहाँ पे। तो आप पढ़ने वाले हैं कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्या क्रियाविधि और उसकी धारणाओं के बारे में हम समझने वाले हैं। कार्बनिक यौगिकों की संरचना तथा अभिक्रियाशीलता पर इलेक्ट्रॉन विस्थापन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और उसका प्रभाव हम पढ़ने वाले हैं। कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को पहचान सकेंगे हम इस चैप्टर के बाद। कार्बनिक यौगिकों की क्या शुद्धिकरण की टेक्निक्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कार्बनिक यौगिकों के मात्रात्मक जो विश्लेषण है उनमें हम आगे उनके बारे में और पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, कार्बनिक यौगिकों के मात्रात्मक विश्लेषण में सम्मिलित सिद्धांतों को भी हम समझ सकेंगे। यहाँ पे हम ये भी बात कर रहे हैं कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड अम्ल तथा प्रोटीन जो हमारे रक्त में, मांसपेशियों में और त्वचा के कुछ आवश्यक यौगिक हैं, वो भी कार्बन यौगिक द्वारा ही बनाए जाते हैं। कार्बनिक के अलग अलग यौगिकों से वो बनते हैं। इसके बाद हम और क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जैव शक्ति के बारे में। तो कहा जाता था सन 1780 के आसपास कि रसायन ज्ञानों को क्या लगता था कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे पादपों तथा जो जंतु हैं उनसे प्राप्त किया गया कार्बनिक यौगिक जो होता है ना, वो एवं खनिज स्रोत, मतलब वो सिर्फ कुछ जैव शक्ति यानी कि कुछ वाइटल फोर्स ही है जो इन्हें बना सकती है। बट फिर धीरे धीरे वोलर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या, यूरिया का संश्लेषण किया। कब, और कार्बनिक यौगिकों को मिला के उन्होंने यूरिया बनाया अमोनिया साइनेट के द्वारा। और इससे हमें पता चला कि कोई जैव शक्ति की ज़रूरत हमेशा नहीं है। कोल्बे द्वारा एसिटिक अम्ल तथा बर्थलोट द्वारा मीथेन का भी जो निर्माण हुआ, उससे भी हमें ये पता चला कि किसी जीव शक्ति की ज़रूरत नहीं है कार्बनिक यौगिकों को बनाने के लिए। कार्बन का चतुर्सर योजकता, कार्बनिक
यौगिकों की आकृतियां। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कार्बनिक यौगिकों की अगर हम आकृति पे जाएं तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि संयोजकता सिद्धांत एवं आणविक संरचना जो है उनसे आप ये तो हम सब जानते ही हैं कि क्या एक कार्बन जो है वो उसके 4 बॉन्ड होते हैं, वो 4 जगह से सहसंयोजक आबंध बना सकता है। और ये कैसे बनते हैं? ये बनते हैं हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण से। किसके? S और P के 3 कक्षकों के संकरण से ये बॉन्ड बनते हैं। अगर ऐसे होते हैं तो बॉन्ड बनते हैं CH4 या फिर C2H6 इथेन या फिर इथाइन जो होता है C2H2। अगर sp3 संकरण हुआ है तो CH4 बनेगा, sp हुआ है तो एथीन जैसे मॉलिक्यूल्स बनेंगे और sp हुआ है तो क्या बनेगा? एथाइन। ऐसे यहाँ पे और बताया हुआ है कि sp संकरित कक्षक द्वारा निर्मित आबंध sp3 संकरित कक्षक द्वारा निर्मित जो आबंध है वो क्या? उनके अपेक्षा अधिक निकट है तथा वो अधिक क्या है? वो अधिक सामर्थ्यवान होते हैं। वहीं पे सामर्थ्यता जो है वो कम होती जाती है। कैसे? sp3 sp2 sp। अब हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे पाई आबंधों के कुछ अभिलक्षण, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। जो पाई आबंध होते हैं वो कैसे बनते हैं? कार्बन कार्बन के द्विआबंधन ऐसे बनते हैं। और इनके जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कैसे बनते हैं? ऐसे दर्शाए जाते हैं। पाई आबंध का जो इलेक्ट्रॉन आवेशवभ है वो आबंधित परमाणुओं के तल के ऊपर एवं उनके नीचे स्थित होता है। तो मतलब जो सिग्मा बॉन्ड है ना, जैसे मान लीजिए ये है आपका एक ट्रिपल बॉन्ड, इसमें ये जो है ये सिग्मा बॉन्ड है, इसके ऊपर वाला ये एक पाई बॉन्ड है और ये एक पाई बॉन्ड है। ठीक है। इसके बाद हमें क्या है? एक प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित जो आपके अणु हैं उनसे हमें क्या, उनमें हमें बताना है कि कितने उनमें सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। पहला प्रश्न देखिए, इसमें जब मैं सिग्मा काउंट करूंगी तो ये हो गया 1 सिग्मा, 2 3 4 5 6, ये H ये भी जो है 7 8 9 और 10। इसमें कितने हो गए? इसमें जो सिग्मा बॉन्ड हैं आपके वो तो हो गए आपके 4 और 6 टोटल 10। और पाई बॉन्ड्स कितने हो गए? एक यहाँ पे, यहाँ 2 हैं। ठीक है, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, तो कितने हो गए पाई बॉन्ड्स? 3 पाई बॉन्ड हो गए। ठीक है। यहाँ पे फिर इन्होंने एक और प्रश्न दिया है जिसमें हमें बताना है कि इनमें कार्बन की संकरण किस प्रकार हुई है। देखिए CH3Cl सिंगल बॉन्ड sp3, CH3 2CO सिंगल बॉन्ड sp3। ठीक है। और ये वाला जो है इसमें क्या है हमारा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ डबल होता है तो sp2। अब हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक का संरचनात्मक निरूपण या फिर क्या, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूर्ण संघनित तथा आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र। इसमें हम किसकी बात करेंगे? कार्बनिक यौगों के संरचनात्मक सूत्र लिखने की कई विधियां हैं जिसकी हम इसमें बात करेंगे। सबसे पहले कुछ तरीके हो सकते हैं जैसे आबंध संरचना, जो डैश स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके जो ऐसे बनते हैं। और क्या है? संघनित संरचना। इसके अलावा क्या है? आबंध रेखा संरचना। तो हम इस सब की यहाँ पे बात कर रहे हैं और हम क्या दिखा रहे हैं? सबसे पहले ये आपको रेखाओं के बारे में तो पता ही है कि अगर एक लघु रेखा है तो मतलब एक सिंगल बॉन्ड है, अगर द्विलघु रेखा है तो वो डबल बॉन्ड है, और अगर त्रिलघु रेखा है इसका मतलब 1 पाई 2 पाई और 1 सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं, जो यौगिक हैं, उनका क्या दिया हुआ है? पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। उनको पूर्ण तरीके से ऐसे लिखा जाएगा। और यहाँ नीचे क्या दिया है? ये है संघनित संरचनात्मक सूत्र। उनको छोटा करके कैसे लिख सकते हैं? जैसे देखिए इथेन, इसको छोटा करूंगी तो क्या लिखूंगी? C, इस C पे 3 है, CH3 CH3। इसी प्रकार यहाँ देखिए CH2 CH2, और ये वाला देखो, ये कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे CH, फिर कितना?
फिर CH2, फिर COCH3H, या फिर मेथनॉल ऐसे लिखा है अगर C123H3OH। ठीक है, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे, ये देखिए यहाँ पे और संगठित रूप और कंडेंस्ड रूप दिए गए हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर ये एक आपके पास यौगिक है, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, पहले CH3 लिखा, उसके बाद अब कितने CH2 है, 1 2 3 4 5 6, तो ये एक और संगठित रूप आ जाता है। अब हम बात करेंगे आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र। ये कौन से सूत्र होते हैं, ये वो होते हैं जिनमें कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणुओं को नहीं लिखा जाता, बल्कि कार्बन कार्बन आबंधों को टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से दर्शाया जाता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, अगर यहाँ पे दिया हुआ है आपको 3 मिथाइल ऑक्टेन, तो हम इसको कैसे दर्शा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको ऐसे दर्शाऊं कि ये वाले रूप में, सिर्फ रेखाओं के रूप में, तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र। इसी तरीके से ये है CH3 CH Br CH2 CH3। आओ अगर मैं इसको करती हूँ तो सबसे पहले ये हो गया एक CH, ये हो गया एक और CH। अच्छा, इस पे बोला कि इस CH पे क्या Br लगा है, तो यहाँ Br लगा दो, फिर एक और CH और एक और CH, ये आपका ये बन गया। ठीक है, देखिए, और इसी रूप से यहाँ पे हमारे पास साइक्लोप्रोपेन भी बना के दिखाया गया है। साइक्लोप्रोपेन कुछ नहीं है, साइक्लोप्रोपेन बस एक ट्रायंगल है। यहाँ पे हमने क्या बनाया, यहाँ पे हमने साइक्लोपेंटेन और क्या क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बनाया है। फिर हमारे पास एक प्रश्न है, निम्नलिखित सूत्रों के हमें पूर्ण संरचनात्मक सूत्र बनाने हैं। आइए हम एक करते हैं, ये वाला CH3। अगर मैं इसको नेक्स्ट पेज पे करती हूँ तो यहाँ पे क्या है, CH3 CH2 COCH2 CH3 COCH2 CH3। अब अगर जब हम ये बनाने जा रहे हैं, सबसे पहले आप सारे C लिख लेंगे, 1 2, इस C पे कितना, इस C पे 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, इस C पे 2 हाइड्रोजन है, फिर एक और C है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड O दिया हुआ है, फिर एक और C है, इसके ऊपर एक H और यहाँ पे भी एक H, फिर एक और C है। बस ऐसे करके इसका बन गया स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे, आगे वाले प्रश्न आप खुद से ऐसे ही ट्राई करेंगे। और इसके बाद देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या आबंध रेखा सूत्र बनाने को दिया है इसका। आइए ये भी करते हैं, क्या है, HO CH2 3, उसके बाद CH CH3, उसके बाद CH CH2 CH3 2। देखिए, जब हमें ये बनाना है, सबसे पहले हम एक C बनाएंगे। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला, इस पे OH अटैच्ड है, तो यहाँ OH अटैच कर देंगे। अब ऐसे कितने हैं, 3 है, तो ये 1 2 3। ठीक है, इसके बाद एक और CH है, ये बोल रहे हैं, चलो एक और CH लगा दिया। ठीक है, अब इन्होंने बोला है क्या, इन्होंने बोला है एक और CH3 है। इस CH3 का ये जो CH है, इसके ऊपर 2 और CH3 है, तो एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, और फिर एक ऐसे आ गया। क्लियर है। अब ऐसे करके आप बाकी स्ट्रक्चर्स भी बनाएंगे। और हम कहाँ आ गए हैं, कार्बनिक यौगिकों के त्रिविमी सूत्र, यानी कि इनका एक त्रिविमी सूत्र। कागज पर कार्बनिक यौगिकों के त्रिविमी यानी कि जो 3D स्ट्रक्चर्स हैं, वो कुछ पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अभी हम सबसे पहले अगर बात करें द्विविमी संरचना को, त्रिविमी यानी कि 2D को 3D में देखने के लिए ठोस तथा क्या डैश वेज सूत्र का उपयोग किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम ये करते हैं कि देखिए, ये कार्बन है,
हम इसकी जो कागज की तल पर आबंध है, जो कागज की प्लेन के साथ है, उसको हम सीधी लाइन से दिखाते हैं। जो प्लेन के नीचे है उसे हम टूटी हुई रेखा से, ऐसे ऐसी वाली रेखा से दिखाते हैं, और जो प्लेन के ऊपर है उसे हम ठोस रेखा से ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, ऐसे बनता है वेज तथा डैश सूत्र। फिर है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिक कैसे डिवाइड होते हैं? हम इनको डिवाइड करते हैं अचक्रिय अथवा विरवृत श्रृंखला यौगिक, अचक्रिय यानी या फिर जो विरवृत श्रृंखला यौगिक है, और कैसे चक्रीय या बंध श्रृंखला अथवा वलय यौगिक। यानी कि ऊपर वाले कौन से हैं? ऊपर वाले वो यौगिक हैं जो चेन्स में नहीं होते, जो सीधे होते हैं, और नीचे वाले कौन से हैं? जो चेन्स बनाते हैं, चक्रीय होते हैं। ठीक है, अब ये जो चक्रीय यौगिक हैं इनको हम कैसे डिवाइड करते हैं? इनको हम डिवाइड करते हैं एलिसाइक्लिक, एसाइक्लिक यौगिक और क्या एरोमेटिक यौगिक। एसाइक्लिक यौगिक जो होते हैं उनमें क्या क्या आते हैं? उनमें आते हैं समक्रिय या कार्बोसाइक्लिक यौगिक जो कार्बन की साइकिल से बनते हैं, या फिर विषम चक्रीय यौगिक जो अनएरोमेटिक होते हैं। ठीक है, वो अनएरोमेटिक होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम जाएं तो हमारे पास आता है बेंजीनॉइड यौगिक, अबेंजीनॉइड यौगिक और विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक। तो अब हम इस सब के बारे में आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको दिया गया है क्या? आणविक मॉडल दिया गया है कि कैसे आप कार्बन को इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, या आप आगे की क्लासेस में भी पढ़ते हैं। क्या यहाँ पे फ्रेमवर्क मॉडल है, बॉल एवं सॉकेट मॉडल है, और क्या स्पेस फिलिंग मॉडल आपको दिया गया है। अब हम यहाँ सबसे पहले पढ़ रहे हैं अचक्रीय अथवा विरवृत श्रृंखला यौगिक। इन यौगिकों को एलिफैटिक भी कहा जाता है, जैसे कि नॉर्मल चेन्स, ईथेन हो गया आपका, आइसोब्यूट, एसिटाल्डिहाइड, एसिटिक अम्ल, ये सारे किसमें आते हैं? आपके अचक्रीय अथवा विरवृत श्रृंखला। फिर हम बात करते हैं चक्रीय या बंध श्रृंखला की। तो इसके अंदर सबसे पहले अगर मैं ए साइक्लिक की बात करूं तो ए साइक्लिक यौगिक कौन से होते हैं? जिसमें कार्बन परमाणु जुड़कर एक समचक्रीय वलय बनाते हैं। जैसे कि ये देखिए साइक्लोप्रोपेन, सिर्फ वही सेम मॉलिक्यूल्स हैं जो इसमें थे, बस उनको ऐसे लगा दिया गया है। तो ये क्या बन गया आपका? साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, कभी कभी वलय में कार्बन परमाणु के अलावा अन्य परमाणु जुड़कर विषम चक्रीय वलय बनाते हैं। विषम चक्रीय वलय क्या होते हैं? जिसमें कोई एक और परमाणु घुस जाए, सिर्फ कार्बन नहीं है। जैसे कि यहाँ पे टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन। ठीक है, इसके अलावा अब हम स्टार्ट करेंगे एरोमेटिक। एरोमेटिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनके जो विषय में हम एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं। इनमें क्या होता है? इनमें रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें क्या होता है? अन्य संबंधित चक्रीय यौगिक जैसे कि बेंजीनाइड सम्मिलित होते हैं। इनमें क्या होता है? ए साइक्लिक यौगिक के समान एरोमेटिक यौगिक की जो वलय होती है उसमें क्या होता है? बस विषम परमाणु प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए बेंजीनॉइड, अगर एरोमेटिक यौगिक की बात करें, ये होते हैं बेंजीन, जिसके अंदर क्या होता है? जिसके अंदर आपकी रेजोनेंस होती है, बेंजीन, एनिलीन, नेफ्थलीन। और अबेंजीन यौगिक की अगर बात कर लें जिसमें कोई और विषम चक्रीय एरोमेटिक कार्बन लग जाए, कोई और परमाणु लग जाए, जैसे यहाँ ऑक्सीजन लग गया तो ये क्या हो गया? ट्रोपोन। ठीक है, ये हो गया आपका फ्यूरिन, थायोफिन और पायरिडीन। पायरिडीन आपका डीएनए में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों की जो क्रियात्मक समूह है उनके आधार पर सत्यजित श्रेणी में उन्हें वर्गित किया गया है, होमोलोगस सीरीज में उन्हें डाला गया। अब हम बात करेंगे इस क्रियात्मक समूह के बारे में। क्रियात्मक समूह को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स। जो कैसे बताएं ये? हम इसको बोल सकते हैं कि अगर किसी कार्बन यौगिक की जो कार्बन श्रृंखला है, अगर उससे जुड़कर परमाणु या फिर जो परमाणुओं का समूह है जो कार्बनिक यौगिकों की सारी अभिलक्षणिक यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स, जो रासायनिक गुण होते हैं उनको आंसर करता है, उनको डिसाइड करता है, डिफाइन करता है कि वो आखिर कौन सी अभिलक्षणाएं दिखाएंगे, तो हम उसे क्या बोलेंगे? हम उन्हें बोलेंगे क्रियात्मक समूह या फिर
प्रकार्यात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप्स। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कीटोन। इसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है हाइड्रोक्सिल समूह जिसको क्या कहते हैं, OH, एल हाइड्राइड समूह जिसको हम कहते हैं CHO, एल्डिहाइड इसे हम बोलते हैं, और COOH जिसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह। अब हम बात करेंगे सजातीय श्रेणी के बारे में। सबसे पहले कार्बनिक यौगिकों के समूह अथवा उनकी ऐसी श्रेणी जिनमें एक विशिष्ट क्रियात्मक समूह हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सजातीय श्रेणी। इसके कुछ सदस्यों को क्या कहा जाता है, सजात भी कहा जाता है। जैसे कि इनका एग्जाम्पल हो गया CH2 की इकाई, ठीक है। इसके और क्या अन्य एग्जाम्पल हो गए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कील, हैलाइड, और क्या आ गया इसमें, एल्केनॉल, एल्केनेल, एल्केनॉन, एल्केनाइक अम्ल और एमीन। ये सारी हो जाती हैं आपकी क्या, ये सारी होती हैं आपकी सजातीय श्रेणी। अब हम किसकी बात करेंगे, कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि उनका IUPAC नॉमेनक्लेचर। जब हम इनकी बात करेंगे नाम पद्धति के बारे में, तो हम इसके अंदर क्या बात करते हैं कि कैसे अगर हम एक प्रजाति का अलग अलग नाम रख दें, मान लीजिए रूस में कुछ और नाम, भारत में कुछ और, अमेरिका में कुछ और, कनाडा में कुछ और, तो हम पहचान कैसे पाएंगे कि वो जो पद्धति है, वो जो नाम रखा गया है वो सेम पदार्थ का रखा गया है। इसके लिए इन्होंने एक बात करी है, कैसे कुछ वर्ष पूर्व C60 नाम का एक गुच्छा जो मिला गया उसका नाम बकमिनिस्टर फुलरीन रखा गया, क्योंकि इसकी जो आकृति थी वो कैसी थी, वो जियोडेसिक डोम्स यानी कि कुछ गेंदों के प्रकार थी, जिसकी वजह से इसका नाम बकमिनिस्टर फुलरीन रखा गया। तो ऐसे कुछ यौगिकों का नाम खुद से भी रख दिया जाता है, बट ज़्यादातर हम क्या यूज़ करते हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर। अब यहाँ पे IUPAC नॉमेनक्लेचर करने का तरीका दिखाया गया है एक फॉर्मूले को। सबसे पहले यहाँ इन्होंने क्या बताया है कि जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन से युक्त जो यौगिक होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जो हम क्लास 11th में पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, ये देखिए, हमने सबसे पहले एक सिंगल सूत्र को, एक सिंगल स्ट्रक्चर को डिवाइड करा है अलग अलग पार्ट्स में। ये तो है इसकी हाइड्रोकार्बन चेन, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं शाखा, एक ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, शाखा। ये OH क्या है, ये इसका क्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप है, और Br भी क्या है, क्रियात्मक समूह, और ये क्या है, जनक श्रृंखला यानी कि जनरल चेन। अब हम पहले एल्केन्स का IUPAC करेंगे, बहुत आसान है ये, सीधी श्रृंखला वाले पदों का IUPAC, कुछ नहीं करना होता है। CH3 का नाम होता है मीथेन, इसमें कितने 1 2 3 4 है, तो ब्यूटेन 2। अगर हम इसी तरीके से बात करें तो एक वाली चीज़ को हम कहेंगे क्या, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सेप्टेन या फिर हेप्टेन, उसके बाद ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, उसके बाद अनडेक, दोडेक, ऐसे करके, और यहाँ पे इनके क्या सामान्य नाम दिए गए हैं। ऐसे करके आप इसको देखिए, यहाँ इन्होंने दिया है, ऐसे करके आप इसके अणुसूत्र इनका नाम लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं शाखित यानी कि ब्रांच श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स जिनकी चेन्स जो है ब्रांच्ड है, जैसे कि ये देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने एक क्या निकालनी है, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक जनरल शाखा यानी कि एक सामान्य श्रृंखला निकालनी है जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन हो। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन कैसे होंगे, 1 2 3 4। हमने नेमिंग उस साइड से करनी है जिस साइड से जो एक ब्रांच, जो एक शाखा बची है, उसे क्या मिले, सबसे कम नंबर मिले, और हम इसका क्या नाम रख दें, हम इसका क्या नाम रखेंगे, हम इसका नाम रखेंगे 2 मिथाइल 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसी तरीके से अब यहाँ पे अगर हम देखें सबसे लंबी चेन कौन सी है, ये हो जाएगी आपकी 1 2 3 4 5 6, सबसे लंबी चेन। पर अगर आप यहाँ से देखो इसे, तो यहाँ पे एक कार्बन 3 पर आ रहा है और दूसरा 5 पर आ रहा है। वहीं अगर मैं इसे ऐसे नेम करूं 1 2 3 4 5 6, तो अब एक ब्रांच कब आ रही है, एक आ रही है 2 पे और दूसरी किस पे आ रही है, दूसरी आ रही है 4 पे। तो हम क्या बोलेंगे,
2,4 डाईमिथाइल 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन, ये हो गया इसका नाम। ऐसे करके आप सबके नॉमेनक्लेचर खुद से कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने और भी दिए हुए हैं, और यहाँ पे इन्होंने क्या दिखाया है, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ऐसे मिथेल को हम Me, इथेल को हम Et, प्रोपील को हम Pr तथा ब्यूटील को Bu तक लिख सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि जो एल्कील समूह है वो शाखित भी होते हैं, मतलब उनमें कभी कभार ब्रांचेस भी होती हैं, और ब्रांचेस के रूप में हम इन्हें ऐसे आइसोप्रोपील, सेक ब्यूटील, आइसोब्यूटील, टर्शरी ब्यूटील, नियोप्टेनिल, इस प्रकार भी हम इन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब हम शाखाओं का नामकरण करेंगे, जो कि मैंने अभी आपको सिखाया है कुछ समय पहले। यहाँ उन्होंने उसी के बारे में और जानकारी दी है। देखिए, इन्होंने नंबरिंग करना सिखाया है। अगर ये है, सबसे पहले ये होगी सबसे बड़ी शाखा। अगर हम इसे ऐसे नेम करते हैं तो एक 2 पे आ रहा है और एक कितने पे आ रहा है, एक 6 पे आ रहा है। लेकिन अगर हम इसे ऐसे नेम करते हैं तो एक 4 पे आ रहा है और एक 8 पे आ रहा है। कौन सा बेटर है? ठीक है। फिर यहीं इन्होंने नेमिंग आगे कंटिन्यू करी हुई है कि कैसे आप इसकी अलग अलग डायरेक्शंस में इसको नेम करके देखिए। क्योंकि 1,3 डाईमिथाइल ब्यूटाइल, ठीक है, ऐसे करके इनका नेमिंग किया हुआ है। और ये आइसो, फिर यहाँ दिखाया है कि आइसो और नियो पूर्व लंघनों को क्या करता है, मूल एल्कीन समूह के नाम का भाग माना जाता है, मतलब ये समूह का ही नाम माना जाता है। लेकिन सेक तथा जो टर्शरी है उनको पूर्व लंघन मूलों का नाम नहीं माना जाता है। इसके बाद इन्होंने यहीं और इसको और ब्रांच करके दिखाया है। अगर ऐसा हो आपके पास स्ट्रक्चर, देखिए सबसे पहले इन्होंने पेरेंट चेन ली। पेरेंट चेन कौन सी है, ये वाली है। पेरेंट चेन ले ली, इसके अंदर फिर इन्होंने इसको क्या नंबर किया, 1 2 3 4 5 6, 5 के ऊपर इन्होंने ये जोड़ा और फिर से नंबर किया अब इसे। अब इसमें आपको सबसे लंबी चेन ढूंढनी है। सबसे लंबी चेन 1 2 3, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे पहले तो कि 5 पे क्या है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसपे क्या इधर भी एक 2 इधर भी एक 2, 2,2, फिर क्या है डाईमेथिल, 2,2 डाईमेथिल प्रोपील, ये तो इससे जुड़ा हुआ है प्रोपिल, ये इससे जुड़ा हुआ है। उसके बाद हम इस ब्रैकेट को बंद करेंगे और हम लिखेंगे क्या है ये, नोनेन। ठीक है। अब यहाँ आपके पास बहुत सारे उदाहरण हैं जो आप इसी प्रकार करेंगे, और हम आगे बढ़ेंगे। क्रियात्मक समूह से युक्त जो कार्बनिक यौगिक होते हैं हम उनकी नाम पद्धति अब सीखेंगे, यानी कि जिनमें फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं। कुछ भी नहीं करना होता है उनमें। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है OH। अगर OH दिया है तो सिंपली हम क्या लगा देंगे, हम पहले पूरा नाम लिखेंगे। 1 2 क्या है, ये देखिए 1 2 3 है ना, तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रोप, और उसके बाद हम एक सर्वप्रथम उपस्थित, हम उस पर एक और लगा देंगे, एक और वर्ड लगा देंगे एंड में जो कि होगा ओल, तो हम लिखेंगे प्रोपेनोल। इस तरीके से कुछ जो क्रियात्मक समूह हैं उनके क्या, उनके पूर्व लंघन और अनुलंघन तथा कुछ कार्बनिक यौगिकों के नाम जिनमें उपस्थित हैं वो हमें आगे दिए गए हैं। इसके अलावा ये तो वो वाले क्रियात्मक हो गए जो पीछे लगते हैं, कुछ क्रियात्मक आगे लगते हैं, वो सर्वप्रथम उपस्थित क्रियात्मक समूह में आते हैं। वो कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये चीज़ें आगे आती हैं। तो ये अभी आपको खुद से दिमाग में डालना होगा। कैसे, देखिए अगर एक सिंगल है, ये हो गया आपका एल्कीन, एल्काइन, इतना आपको समझ आ गया है। एरीन, एक्स है तो क्या बोलेंगे हम, हेलो बोलते हैं। क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो। OH को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी। अगर एक्स्ट्रा है, अगर समूह कहाँ है, पूर्व लंघन है, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी, नहीं तो लगाएंगे ओल, ठीक है। वहीं पे अगर एल्डिहाइड है, अगर तो एल्डिहाइड एक सेकेंड प्रायोरिटी है तो हम क्या बोलेंगे, हम उसको ऑक्सो या फिर फॉर्मेलिन बोलेंगे, नहीं तो उस पर एल लगाएंगे। कीटोन, ऑक्सो या फिर ओन, ठीक है। ऐसे करके आगे भी और भी दिया गया आपको। नाइट्राइल दिया है, ईथर दिया है, कार्बोक्सिलिक अम्ल दिया है, कार्बोक्सिलेट आयन दिया है, एस्टर दिया है,
हाइलाइट दिया है, आपको दिया है एमीन दिया हुआ है, आपको एमाइड दिया हुआ है, नाइट्रो यौगिक दिया गया है, और क्या दिया है, सल्फोनिक अम्ल भी आपको दिया गया है। ठीक है, अब इनमें इन्होंने एक प्रायोरिटी ऑर्डर सेट कर दिया, इस ऑर्डर के हिसाब से ही हमेशा जाते हैं और इसी से हम प्राथमिकता क्रम चुनते हैं। तो बच्चों ये था इस चैप्टर का पार्ट 1। आई होप आपको समझ आया हो, बाकी का हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे।